नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी अभी भी बढ़ी हुई है। हालांकि बातचीत शुरू होने के आसार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस फ्राइडे को एक मीटिंग दोनों के दरमियान होगी। उसको लेके भी कुछ खींचातानी हो रही है, कुछ जगह को लेके, कुछ फॉर्मेट को लेके। अभी हम आएंगे उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने अपनी उंगली जो है वो ट्रिगर से हटा लिया है। याद रहे, पिछली बार जब दोनों देशों के बीच मुज़ाकरात हो रहे थे, जब बातचीत हो रही थी, उस दरमियान में अमेरिका ने हमला किया था। तो इसीलिए अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी गुड फेथ नेगोशिएटर नहीं माना जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो चाक चौबंद डिफेंस होना चाहिए, जो जिस तरह की एक पोस्चर होनी चाहिए, वो ईरान बना के अभी रखे हुए है। कुछ दोनों देशों के तरफ से जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं वो भी नज़र आ रही है। अब आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कह लें या उसको कुछ भी कह लें। जैसे कि जो आर्माडा है अमेरिका का, USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ जो 3 डिस्ट्रॉयर हैं, वो अभी ईरानियन वाटर्स में नहीं है। ईरानियन वाटर्स छोड़ दें, वो इनफैक्ट गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ में भी नहीं है। इनफैक्ट पर्सियन गल्फ़ में वो नहीं है। और वहाँ से निकल के वो बेसिकली यमन के पास जो सकोत्रा का आइलैंड है उसके आसपास वो मंडरा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि ईरान ने अनाउंस भी किया है और जैसा जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट, वो इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं कि पिछली बार के यानी 12 रोज़ा जो जंग थी उसके बाद ईरान ने अपने पोस्चर को डिफेंसिव से ऑफेंसिव में कर दिया है। यानी उनका जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो ऑफेंसिव है। यानी उसको अगर ये नज़र आएगा कि विदिन इस घंटे में अमेरिका का ये जहाजी बेड़ा या कोई और जगह से हमला होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे उस हमले को रोकने के लिए। ऐसे सूरत हाल में जो USS अब्राहम लिंकन है और उसके डिस्ट्रॉयर हैं, उन पे ये ख़तरा बना रहेगा कि इनिशियल बराज उनके ऊपर हो तो वो टेरिटोरियल वाटर से दूर हैं। यानी वो 700-800 किलोमीटर दूर हैं उसके नियरेस्ट पोर्ट से, ताकि जो शॉर्ट रेंज ईरानियन मिसाइल्स हैं वो उस पर हमला ना कर सके। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने पूरा जितना पॉसिबल मैक्सिमम हो सकता है ऑफेंसिव कैपेबिलिटी और डिफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों उस रीजन में बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, प्राइमरी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो जॉर्डन में जो उनके बेस हैं वहाँ पे हैं। उसके अलावा जो अल-उबैद ऑफ कोर्स बेस है जिस पे पिछली बार ईरान ने हमला किया था वहाँ पे है। और उसके अलावा और भी रीजनल जगहों पे इंक्लूडिंग इराकी कुर्दिस्तान और इन जगहों पे है। अमेरिका की कोशिश ये अभी तक है कि वो या तो टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करे ईरान के, या वो इस तरह से कुछ करे कि दोबारा जिस तरह की अपहीबल पिछले महीने देखी गई थी वो दोबारा वहाँ पे शुरू हो सके। लेकिन बहुत बड़े अटैक के लिए उसके पास एसेट्स नहीं हैं। एसेट्स दिखने में इम्प्रेसिव लगते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन ईरान, याद रखें, उसकी चौहद्दी बहुत बड़ी है। ईरान का साइज़ बहुत बड़ा है। उतने बड़े कंट्री में बूट्स ऑन ग्राउंड आपको लाखों के सोल्जर्स चाहिए होते हैं। वो 5,000 10,000 सोल्जर से वहाँ पे काम आपका नहीं चलता। कई हलकों में ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका की ये कोशिश होगी कि जो इराक की कुर्दिस्तान गवर्नमेंट है उसकी मदद से, कुर्दों की मदद से, उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इन्फिल्ट्रेट करें ईरान के अंदर वेस्टर्न बॉर्डर से। याद रहें, ये इस बार जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे वो वेस्टर्न बॉर्डर के जो टाउन थे, स्पेशली इलम और बाकी जो कुर्दिश डोमिनेटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे हुए थे। कोशिश ये थी कि उन पे कब्ज़ा करके एक रीजनल स्प्रिंग बोर्ड बनाया जाए या लॉन्च पैड जो है बनाया जाए। तो कोशिश ये रहेगी कि उसके स्पेशल फोर्सेस वहाँ से एंटर करके सबोटाज ऑपरेशन और इस तरह की चीज़ जो ऑन ग्राउंड उनके एसेट्स हैं, यानी ईरान में जो उनके कोलैबोरेटर हैं, उनके साथ मिलके कोई हमला करने की कोशिश करें। वेस्टर्न बॉर्डर उनके लिए सबसे मुफीद है क्योंकि वही ऐसी जगह है जहाँ पे इराक के अंदर में कुर्दिस्तान के कंट्रोल में बॉर्डर है और वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन
ईरान के पास इसका रद्द-ए-अमल ये है कि जो हस्त अल-शर्बी मिलिशिया है, यानी जो पीएमयू पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट है इराक में, वो इन जगहों पे काउंटर अटैक कर सकती हैं। उनके पास वेयरविदल है, उनके पास इंटेलिजेंस है कि वो जानबूझ के जो कुर्दिश इलाके हैं उसमें दूसरे जगहों पे अटैक करे या वो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करे, ताकि कुर्दिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके जो एसेट्स हैं उनको डाइवर्ट करना पड़े, यानी ईरानियन बॉर्डर से उनको दूसरी तरफ ले जाना पड़े। जहाँ तक जहाजी बेड़ा का सवाल है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो कमांडर्स हैं उनका कहना ये है कि सिंबॉलिक अटैक नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक जो हैं वो मारे जाएं, ताकि अमेरिका जो है वो डिटर हो, यानी उसको ये लगे कि ये डिटरेंस, ये हम इतनी आसानी से इस पे कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए पेनफुल हो सकती हैं, जैसे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो है कि जो रीजनल बेसेस हैं, अमेरिका के रीजनल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमेरिका के जो बेसेस हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, उनको साधा जाए, उन पे निशाना बनाया जाए। कुछ हलकों से ये खबर आ रही है कि यूएई में, खासकर जो यूएई में आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको टारगेट बनाया जा सकता है। ईरान की कोशिश ये रहेगी कि दुबई में या उन जगहों पे जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, यानी उनके चिप इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है, उनके स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट्स हैं, इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। याद रहे ये जगह ईरान के चौहद्दी से बिल्कुल पास हैं, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगे, यानी जिनका रेंज कम होता है पर पेलोड जिस पे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, उनसे इन जगहों को डिवास्टेट किया जा सकता है। कोशिश इस बार ईरान की ये है कि अगर अटैक होता है तो इसको एक रीजनल कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील कर दिया जाए, यानी एक लिमिटेड वॉर ना करके इसको बड़ा वॉर में तब्दील कर दिया जाए, ताकि जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका स्टेक इसमें रहे और वो चाहें कि ये लड़ाई ना हो, या अगर हो तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने कहा अभी दोनों देशों के बीच बातचीत की कुछ बातें चल रही है। मैं बातचीत की बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बातचीत अभी उसके डेट्स तो फाइनल हुए थे फ्राइडे को, लेकिन उसके लोकेशन और उसके फॉर्मेट को लेके अभी दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान में बहुत गैप है। पहले ये कहा गया था कि इस्तांबुल में हम इसको करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ये चाहता है कि ये मस्कट में हो, जहाँ पे, यानी ईरान को ज़्यादा एतमाद है ओमान पे रेदर देन टर्की पे, जो कि बेसिकली एक बहुत क्लोज वेस्टर्न एलाई है। हालांकि वेस्टर्न एलाई तो ओमान भी है, लेकिन ओमान ने अपनी एक लिमिटेड एटलीस्ट एक पोजीशन बना रखी है जिसमें कि वो एज यानी यूनिक निगोशिएटर की तरह से प्रेजेंट होता है, अनबायस्ड निगोशिएटर की तरह से नज़र आता है। उसको लेके कल रात भी बहुत कशीदगी चलती रही, कुछ फाइनल हुआ, अभी नहीं हुआ, कहाँ पे अल्टीमेटली होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो फॉर्मेट को लेके भी है। एक चीज़ मैं यहाँ दर्शकों को बता दूँ, जो एक जानकारी अंदर से आई है, वो ये कि इस बार जो बातचीत का फॉर्मेट है वो P5+1 वाले फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है। पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो वो बेसिकली एक आर्म कंट्रोल की तरह बात हुई थी कि अच्छा जी, हम ये न्यूक्लियर डील तुम कर लो तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हो, और तुमको इसके बदले में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इस बार जो बातचीत का फॉर्मेट है उसमें रीजनल जो कंट्रीज़ हैं वो निगोशिएटर, वो ऑब्जर्वर भी हैं, वो पार्टिसिपेंट भी हैं। यानी वो जो रीजनल कंट्री हैं उनको भी डर है कि अगर ये वाइडर कॉन्फेडरेशन होगा तो उनके जो हिस्से हैं, उनके जो देश हैं, वहाँ पे इसके असर पड़ेंगे। तो वो नहीं चाहता, कि वो चाहता है कि इस एक परमानेंट इस तरह की कोई स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाई जाए इस रीजन में, जिससे कि ये जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक दोनों जो यानी वेस्टर्न ब्लॉक और जो ईरान है उसके दरमियान जो हमेशा ये बना रहता है कि कब कौन हमला कर सकता है या कब कौन क्या ले सकता है, वो चीज़ जो है उसको मिटिगेट किया जाए, यानी प्रेडिक्टेबल बनाया जाए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो एक वहाँ पे एलिमेंट है उसको मिटिगेट किया जाए।
तो जाहिर है कि अभी ये बातचीत हो रही थी कि ये फॉर्मेट इस तरह से होगा कि 2x2 होगा, यानी फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ईरान के और अमेरिका के आपस में बात करेंगे और जो रीजनल कंट्री हैं वो ऑब्जर्वर होंगे। लेकिन कल ईरान ने ये कहा है कि नहीं, बातचीत हमारी होगी, रीजनल कंट्रीज़ में ऑब्जर्वर नहीं हो सकते हैं। तो ये अभी बहुत खींचातानी इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो पिछली बार जो बातचीत हुई थी और इस बार की बातचीत में ये एक बहुत मेजर फ़र्क है कि ये एक लार्जर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात इस बार होने को है, जिसमें कि रीजनल कंट्री जो हैं स्टेक होल्डर हैं, रैदर दैन कि वो साइड से बैठ के शो देख रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरह की कोई भी बातचीत हो रही है उसमें यूरोपियन यूनियन का कोई रोल नहीं है, उसमें रशिया का कोई रोल नहीं है, उसमें चाइना का फ़िलहाल कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस खेल से बाहर हैं। यूरोपियन यूनियन ने अभी ही इसी हफ्ते IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, यानी वो ट्रंप को खुश करने के लिए जो उसकी वो जो एक स्लेव मेंटालिटी है उसके अंदर वो जा रहे हैं। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने ये कहा है कि जो सेना है यूरोपियन किसी भी कंट्री की, उसको हम टेररिस्ट मानेंगे अगर वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होता है। दूसरी तरफ ईरान और रशिया अपने तरीके से जो चाइना और रशिया हैं वो अपने तरीके से ईरान की हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी हेल्प जो चाइना की तरफ से आ रही है वो ये कि उनको वो और रशिया भी ईरान को लाइव सिचुएशन मैप्स, मिलिट्री मैप्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ईरान के पास जो सैटेलाइट हैं वो उनकी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो लाइव जो है मैप प्रोवाइड कर सकें अमेरिकन बेसेस की, अमेरिकन एसेट्स की। लेकिन चाइना लगातार उनको हाई क्वालिटी, बिल्कुल जिसको कहते हैं अप टू डेट मैप प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ईरान को रिटेलिएशन करना होगा तो इन मैप्स के तहत इनके जो लोकेशंस हैं इसमें जो एक तरीके से लाइव जो आपको फीड मिलती है उसके तहत आप उसको टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे कई उन चाइनीज़ मैप्स को देख सकते हैं जो अल-उबैद बेस पे और बाकी जगहों पे जो एसेट्स हैं अमेरिका के, उनको बिल्कुल ही हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा है। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी यानी मैप्स जो हैं वो ईरान के पास चाइना ने मुहैया कराए होंगे। अपने तरफ से रशिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स दिए हैं, हमने देखा कि उसका यूज़ अभी दंगों के दौरान हुआ था जब ईरान ने स्टारलिंक को सप्रेस किया था। तो और भी EW जो उसकी कैपेबिलिटी है रशिया की वो एक्सटेंड उसने ईरान को की है। चाइना ने भी बहुत सारी चीज़ें खासकर जो नॉन लीथल सपोर्ट होता है उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली जैसा मैंने कहा लाइव इंटेलिजेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस और जो हाई क्वालिटी मैप्स हैं अमेरिकन एसेट्स की जो इस रीजन में, वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। ये एक डिपार्चर है चाइना की तरफ से। पहले चाइना ये काम नहीं करता था, पर याद रहे भारत और अमेरिका की एक डील जो हुई थी जिसमें अमेरिका भारत को चाइना के अगेंस्ट वो मैप्स, सिचुएशनल मैप, लाइव मैप प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे ये जो बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, उस पे LAC पे, और LAC ही नहीं उसके नीचे भी इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं वहाँ भी जो हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ भी प्रोवाइड करती है। तो उसने चाइना के हाथ खोल दिए हैं कि वो भी अमेरिका के अगेंस्ट इस तरह के चीज़ें जो हैं उनके दुश्मन जो ममालिक हैं उनको प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली एक जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन, एक थिएटर का रिएक्शन दूसरे थिएटर में भी हो सकता है, मिलिट्री थिएटर में, वो हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, अभी भी अमेरिका की पोजीशन मैक्सिमलिस्ट दिख रही है। हालांकि पब्लिकली ट्रंप कुछ बोलते हैं लेकिन फिर इजराइल का कुछ डिमांड होता है, फिर इजराइल की डिमांड को एकोमोडेट करते हैं। एक तरीके की ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ वहाँ पे चलती हुई नज़र आती है। हालांकि किसी को नहीं पता कि भाई इजराइल के पास ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जिससे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो तो आदमी मतलब मेरे ख्याल से कोई मोरल स्क्रूपल्स की तो कोई बात अब डोनाल्ड ट्रंप के पास है नहीं। एप्स्टीन फाइल में भी वो सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। जिस आदमी के पास मोरल स्क्रूपल्स नहीं होते हैं उसको ब्लैकमेल करने के लिए के पास तरीके भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है तो फिर आप उसको क्या ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन फिर भी इजराइल उसको ब्लैकमेल कर पा रहा है। ये एक अलग से विषय हो सकती है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भाई और ऐसा क्या है, क्योंकि
अभी भी जो इजरायली मीडिया है, कल मैंने जो हिब्रू मीडिया आज सुबह भी मैंने पढ़ी, कल रात भी मैंने उसमें जो कमेंट्रीज़ वगैरह पढ़ी हैं, उसमें ये लग रहा है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इजराइल प्रोवाइड कर रहा है कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए थे, जीरो इनरिचमेंट होना चाहिए और मिसाइल प्रोग्राम को पे रोक लगनी चाहिए और रीजनल एलाइज जो हैं रेसिस्टेंस एक्सिस के, उनका सपोर्ट बंद होना चाहिए। सारी चीज़ें फाइल जो है वो इजराइल ने प्रोवाइड की है। अमेरिका के अगर अपने इंटरेस्ट हैं तो उसको न्यूक्लियर वेपन के अलावा और उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ईरान ने अपने मिसाइल की जो लिमिट है, वो रेंज है, उसको ऑलरेडी कैप कर रखा है कि वो सिर्फ रीजनल कंट्रीज़ तक पहुंच सके, वो अमेरिका तक ना जाए। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास ये सलाहियत नहीं है कि उनकी मिसाइल्स अमेरिका तक पहुंच जाए, बिल्कुल सलाहियत है, लेकिन एज अ टोकन, जिसको जेस्चर कहते हैं, उसने इसको अपने से यानी सेल्फ उसने कंट्रोल कर रखा है। वो इसको बस रिएटरेट कर सकता है, अमेरिका को कह सकता है कि ठीक है, हम इसकी रेंज को नहीं बढ़ाएंगे, तुमको कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन का सवाल है, ईरान ऑलरेडी कई बार कह चुका है, अमेरिका की अपनी असेसमेंट ये कह चुकी है। और इस निगोशिएशन में जो एक चीज़ ईरान दे सकता है वो ये दे सकता है कि जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम जो है 60% और उसके ऊपर जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो लो इनरिच कर सकता है। और जिनका पता नहीं है कि वो यूरेनियम कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, उनको कहाँ से निकालना चाहिए, वो जो अमेरिका को और IAEA को नहीं पता है, वो एक्सेस दे सकता है IAEA को कि ठीक है भैया, ये है 400 किलो जो तुमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और ये अब हाईली इनरिच्ड है। मैं अगर डील ये कॉम्प्रिहेंसिव होती है और इसमें सैंक्शंस रिलीफ होता है तो हम इसको रिड्यूस करके इसके इनरिचमेंट को 20% तक कर देंगे, ताकि तुमको इस बात का डर ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। यानी ये जो न्यूक्लियर एम्बिगिटी की अभी स्थिति जो वहाँ पे बन रही है, वो एम्बिगिटी की स्थिति जो है उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये अभी चीज़ें दोनों तरफ से वहाँ पे मौजूद हैं। तैयारियाँ मैंने आपको बता दी कि सिर्फ अमेरिकन एसेट्स पे नहीं, जो उनके रीजनल इन्वेस्टमेंट है, यानी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो दुबई में है, अबू धाबी में, इन जगहों पे भी ईरान अटैक कर सकता है, ताकि अगर इकोनॉमिक पेन ईरान को दिया जाए तो वही इकोनॉमिक पेन अमेरिका को और उनके जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मिले। या जो रीजनल पावर हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसमें UAE सबसे ज़्यादा है, तो उसको भी इसका यानी ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और आप अनस्कैथड यहाँ से निकल जाएं। तो ईरान की कोशिश ये है कि इस बार उसको भी टारगेट किया जाए, और वो जो रीजनल एलाइज़ को लगता है कि उनके ऊपर अमेरिकन सिक्योरिटी का अम्ब्रेला है, उसको ये बताया जाए कि कोई भी सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनको डिस्ट्रक्शन से नहीं रोक सकती है। क्योंकि जब अमेरिकन अल उबैद बेस पे उनके अपने सबसे हाई एंड रडार को अमेरिका नहीं बचा सकता है, तो जाहिर है कि वो दुबई को, अबू धाबी को, रसल खैमा को, या और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनको भी नहीं बचा सकता है अगर यानी फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो यानी ये डेटरेंस की लाइन वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। बाकी बातचीत अगेन डोनाल्ड ट्रंप बातचीत दिखाने के लिए कर रहे हैं, टाइम खरीद रहे हैं, अटैक करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी आगे इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपके पास उसको लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।